प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के टॉपिक का आज ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। भारत के राष्ट्रपति की मुख्यतः 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। बाह्य आक्रमण के समय शक्तियां आर्टिकल 352, आंतरिक अशांति या गृह युद्ध आर्टिकल 356 और तीसरा है वित्तीय आपात आर्टिकल 360। हम क्रम से पढ़ेंगे। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शस्त्र विद्रोह के तहत आपातकाल लग जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लगा सकते हैं तथा स्वीकृति के पश्चात अगर संसद की स्वीकृति मिलती है तो जब तक चाहे लागू रखा जा सकता है। भारत में 1962, 1965 और 1975 में राष्ट्रीय आपात अर्थात युद्ध बाह्य आक्रमण का आपात घोषित किया जा चुका है। इस घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है तथा लागू रखने में प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति को आवश्यक माना गया है। इसके क्या प्रभाव हैं? जब राष्ट्र में आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शस्त्र विद्रोह का आपात लागू होता है तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विशेषकर राज्य की विधानमंडलों को होता है। ये सारी पावर केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है संसद को। अतः संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। सेकंड, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। थर्ड, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती है। आपकी स्वतंत्रता स्थगित कर दी जाती है। अनुच्छेद 20 के व 21 की जीवन की स्वतंत्रता व अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी इसमें बनी रहती है। सेकंड है संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब राज्यों की सरकारें ठीक से काम नहीं करती है तो संविधान की उल्लंघन होता है। ये आपातकाल लगता है आर्टिकल 356 के तहत। मूल संविधान में संकट की समावधि 6 माह रखी गई थी तथा अधिकतम 3 वर्ष। मूल संविधान में संवैधानिक संकट की अवधि 6 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष मानी गई है, रखी गई है। किंतु 3 वर्ष बाद लागू करने के लिए संसद को प्रस्ताव पारित करना होता है तथा चुनाव आयोग को प्रमाणित करना होगा कि वहां चुनाव कराना संभव नहीं है। संवैधानिक आपात लागू होने के बाद इसके क्या प्रभाव होंगे? पहला, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां का क्षोभ ग्रहण कर लेता है। सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। राज्य की सरकार राष्ट्रपति के द्वारा संचालित की जाती है। सेकंड, विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकता है। वह राज्य की जिस विधानमंडल जहाँ पर आपातकाल लागू हुआ है उनकी शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकता है। थर्ड,
लोकसभा का सत्र न होने पर राज्यसभा की संचित निधि में से आवश्यक खर्च की भी स्वीकृति दे सकता है। तीसरा आपात है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में जब भी आर्थिक संकट आए या उसको ऐसा विश्वास हो जाए कि वित्तीय साख खतरे में है, ऐसी स्थिति में वो पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? पहला है, कार्मिकों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। सेकंड, आदेश दे सकता है वह कि सभी राज्य के सभी वित्त विधेयक यानी कि बजट उसकी स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। थर्ड, केंद्र राज्य के धन संबंधी बंटवारों में आवश्यक संशोधन, ये प्रभाव उस पर पड़ते हैं। केंद्र और संसद राज्य सरकारों का जो बंटवारे का फॉर्मूला है उसमें भी वो संशोधन कर सकता है। कुछ राष्ट्रपति के अस्थायी अधिकार भी होते हैं। उनमें प्रमुखतः 3 अधिकार हैं। पहला, संघ में हिंदी को राजभाषा बनाने तथा अल्पसंख्यकों के साथ विशेष व्यवहार करना, ये राष्ट्रपति की आधिकारिक शक्तियां हैं। सेकंड, भाषा आयोग की नियुक्ति करना तथा हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। थर्ड, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को वह लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इतनी शक्तियों के बावजूद देखने में आता है कि पूरे भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां, संसदीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां उसमें विद्यमान होते हुए भी इन समस्त शक्तियों का वास्तविक उपयोग राष्ट्रपति न करके प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का उपयोग करती है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां दोहरी कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारत में नाम मात्र कार्यपालिका होती है, अतः राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे राज्यों राष्ट्रों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है, एकल कार्यपालिका का प्रभाव होता है। एकल कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव 6 साल के लिए होता है और वह 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रहता। लेकिन भारत में ये बाउंडेशन नहीं है। भारत में एक बार राष्ट्रपति चुनने के बाद वह कितनी बार ही राष्ट्रपति का पद को सुशोभित कर सकता है। इस आधार पर देखते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान ने अपार शक्तियां से नवाजा है और ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करे। स्वतंत्रता के बाद जब भारत में प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब ये बात की जाने लगी कि भारत में अगर ये पद चेंज हो जाते, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति बनते और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री बनते, तो शायद ये नाम मात्र की जो स्थितियाँ हैं वो कल्पना बनकर रह जाती। क्योंकि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व विश्वव्यापी व्यक्तित्व था
वो अपनी शक्तियों को समेट के राष्ट्रपति होते हुए भी उनका प्रयोग करते। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का प्रयोग उस पर आसीन पद पर विद्यमान उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो अपनी शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग करे। थैंक यू, धन्यवाद।